कॉबवेब पढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन आते हैं इस पहले के अंदर, साइक्लिक वेरिएशंस के अंदर। एक हॉक साइकिल और दूसरा कॉबवेब। अब कॉबवेब पढ़ाने लगा हूँ आपको, फिर हम ये पढ़ेंगे फार्मर्स इनकम पैराडॉक्स। ठीक है जी। अब हम कॉबवेब मॉडल पढ़ते हैं। कॉबवेब जी। तो कॉबवेब मॉडल। अच्छा, कॉबवेब मॉडल पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ जो मिस हो गई, वो ये कि ये जो हॉक साइकिल है, ये हॉक साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो हॉक साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था जी, ना स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, MORDECAI, मॉर्डेसी एजिकील। ये एक बंदा है, AZEKIEL। ये इसका ताल्लुक जो है वो यूएसए से, यूएसए। और एक बंदा और है, उस उसने भी इस चीज़ को देखा था, उसका नाम है ऑर्थर ऑर्थर हन्नान। इसका ताल्लुक जो है वो यूरोप से है। ये थ्योरी इन लोगों ने टेस्ट की हुई है, ठीक है ना जी। तो ये बंदे हैं जिनका जिक्र करना था, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाइए। अब ये चीज़ आपको हॉक साइकिल में समझ आ गई होगी कि डिसीजन टू प्रोड्यूस और डिलीवरी टू मार्केट सेम टाइम पे नहीं होती, सेम टाइम पे नहीं होती। डज नॉट अकर इन सेम टाइम पे नहीं अकर होते। लेकिन अगर यही कोई और प्राइमरी गुड ना हो, कोई और हो, जैसे पेन है, तो वो फौरी तौर पर आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और मार्केट में भी लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कॉबवेब मॉडल पे आ जाते हैं। तो कॉबवेब मॉडल किसने दिया था? कॉबवेब मॉडल दिया था जी निकोलस कैल्डोर, ये बंदे का नाम। अच्छा, कॉबवेब किसे कहते हैं? कॉबवेब, कॉब कॉब भी सुना होगा आप लोगों ने, कॉब और ये वेब, है ना। ये असल में दो लफ्ज़ हैं, कॉब और वेब। कॉब कहते हैं स्पाइडर नहीं होता, मकड़ी, मकड़ी मकड़ी को कहते हैं मकड़ी। और वेब कहते हैं जाले को, है ना, जाला। अब जाला क्या होता है? वो जो वो बनाती है मकड़ी, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो ये कॉब ऐसे होती है, जाला सा, दैट इज कॉब वेब। अब इसका कॉब वेब नाम इसलिए रखा है कि इसके जो ग्राफ बनते हैं ना, वो मकड़ी के जाले की तरह बनते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको कॉब वेब कहते हैं, यानी इसकी शक्ल, इन इन डायग्राम्स की शक्ल कॉब वेब की तरह होती है, इसलिए इसको कॉब वेब मॉडल कहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, कॉब वेब मॉडल के अंदर तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें। पहली है, कन्वर्जेंट केस, कन्वर्जेंट केस। दूसरा है डाइवर्जेंट केस, डाइवर्जेंट केस।
और तीसरा है यूनिफॉर्म केस। ये 3 केस इसमें पढ़ने हैं, या समझ लीजिए कि 3 डायग्राम पढ़ने हैं हम लोग। जो कन्वर्जेंट केस है उसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो लेस देन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। ठीक है जी। और जो डाइवर्जेंट केस है, डाइवर्जेंट केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो ज़्यादा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। ठीक है जी, ये दूसरा केस है। और जो तीसरा केस है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बराबर। ये समझ आ रही बात? अच्छा, इसी तरीके से जो कन्वर्जेंट केस है उन उसको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और जो डाइवर्जेंट केस है उसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव ऑसिलेशंस। ठीक है, ऑसिलेशंस। और जो यूनिफॉर्म केस हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन डैम्प्ड। नॉन डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस कहते हैं अप्स एंड डाउन्स। ऑसिलेशंस किसे कहते हैं? अप्स एंड डाउन्स, यानी ऊपर नीचे की जो तब्दीलियां होती हैं उन्हें हम ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है जी, तो ये क्लियर होगी सारी बातें। अच्छा, तो ये तीन तीन केसेस आ गए हमारे पास। एक आपके सामने कन्वर्जेंट केस है, और दूसरा क्या है, डाइवर्जेंट केस है, और तीसरा जो है वो यूनिफॉर्म केस। ठीक है जी, ये 3 केसेस हैं हमारे पास। अच्छा, अब इसमें कन्वर्जेंट केस का मतलब क्या है? कन्वर्जेंट केस का मतलब ये है कि जहाँ से आप हटें फिर दोबारा उसी जगह पे आ जाएं। जहाँ से हटेंगे वहीं दोबारा वापस आ जाएंगे। कैसे भला? फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये आप यहाँ खड़े हैं इस जगह पे, और आप यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन फिर आप दोबारा यहीं पे आ जाते हैं, तो ये कन्वर्जेंट, यानी ए से आप बी पर गए लेकिन फिर बी से ए पर आ गए। ये कन्वर्जेंट केस। कन्वर्ज किया यानी जिस जगह से हटे थे दोबारा उसी जगह पे आ गए। ठीक है। डाइवर्जेंट केस जो है, यानी ये दूसरे वाला डाइवर्ज करना, वो ये होता है कि जब आप एक जगह से हटते हैं फिर वापस नहीं आते। ठीक है। जैसे इसको मैं ना एक और तरीके से समझा देता हूँ आपको। देखें, ये फर्ज करें ये बॉल पड़ी हुई है यहाँ, बॉल, और बॉल अगर मूव करेगी या तो इधर करेगी या फिर इधर करेगी। ये क्या है? ये क्या वापस आएगी उसी जगह पे, इस जगह पे, इस ए जगह पे दोबारा आएगी? नहीं। तो ये क्या है? डाइवर्जेंट। ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये है, बॉल यहाँ पड़ी हुई है इस जगह पे,
ए पॉइंट, और बॉल अगर यहाँ चली जाती है फिर दोबारा वापस आएगी, यानी यहाँ चली जाए फिर भी यहाँ आएगी, यहाँ चली जाए तो फिर भी वापस उसी जगह पे आएगी। ये क्या है कि यहाँ से हट के बी पर गया लेकिन फिर वापस ए पे आ गया, सी पर गई फिर ए पे आ गई, तो ये क्या है, दोबारा अपनी उसी असल पोजीशन पे आ गई। इसको कन्वर्जेंट कहते हैं, कन्वर्जेंट केस कहते हैं। समझ आ गई बात? इधर देखें, या ये बी की तरफ जाएगी तो फिर वापस उस जगह पे नहीं आएगी, सी पे जाएगी तो वापस नहीं आएगी। ये कन्वर्जेंट केस और ये डाइवर्जेंट केस। अगर दोबारा वापस उसी जगह पे आ जाए तो उसको स्टेबल भी कहते हैं, स्टेबल, स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं उसको। और अगर दोबारा इक्विलिब्रियम ये है, फॉर एग्जांपल पहले ए है और फिर अगर बी पे आए तो दोबारा ए पर नहीं जा सकता, या सी पर आए तो दोबारा ए पे नहीं जा सकता, तो इसको हम अनस्टेबल कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी एक और नाम भी आपको बता दी, डाइवर्जेंट केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जो कन्वर्जेंट केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो आपको दी, ठीक है जी, आपको समझाने के लिए। तो क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसमें ज़रा देखें तो इसके अंदर लफ्ज़ यूज़ हो रहा है डाइवर्जेंट के अंदर, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जैसे धमाका होता है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ना करे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप खड़े हैं तो धमाका होता है, तो धमाका ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। एक्सक्लूसिव होता है, यानी ये हर तरफ फैलता है, ऐसे हर तरफ फैलता है, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव होता है कि अपने मेन पॉइंट से आप मूव करके दूर चले जाते हैं, एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। ये क्या है, एक्सप्लोसिव है, जैसे धमाका होता है, तो आप अपने इनिशियल पॉइंट से दूर चले जाते हैं, तो एक्सप्लोसिव इसे कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसको हम अब ज़रा थोड़ा पढ़ लेंगे तो मज़ीद समझ आएगी कि क्या है। अभी सिर्फ मैंने कुछ नाम समझाने की कोशिश किया आपको। तो ये 3 केसेस इसमें पढ़ने हैं। इसमें जो फर्स्ट केस है वो है कन्वर्जेंट केस, कन्वर्जेंट केस। और मैंने भी बताया कि कन्वर्जेंट केस में सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो लेस देन है डिमांड से, और आप जानते हैं कि जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन होगी डिमांड से, तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई जो है, सप्लाई कर्व जो है वो क्या होगा, स्टीपर होगा, और डिमांड कर्व क्या होगा, डिमांड कर्व क्या होगा, फ्लैटर होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी डिमांड की ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रख के फिर अब इसको बनाना है। तो इस ग्राफ को हम अब बनाते हैं। फर्स्ट केस, ये प्राइस, ये क्यू। अच्छा जी, अब हमें अगर अगर हमें कन्वर्जेंट केस बनाना है तो हमें सप्लाई कर्व को स्टीपर बनाना पड़ेगा। तो सप्लाई कर्व स्टीपर आप लोगों को आती है, ये सप्लाई कर्व क्या है, स्टीपर है, और ये डिमांड कर्व, ठीक है जी, फ्लैटर। ये आप ऐसे बनाएंगे तो ठीक होगा, वरना गलत हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ, इस जगह पे, ठीक है ना जी। इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ है, इस जगह पे, और इस पॉइंट को आप इक्विलिब्रियम कहेंगे। ये अब मुझे शो करने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी, नीचे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो शो करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता है, ठीक है जी। अब इनिशियली हम शुरू करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्राइस जो है वो P1 है इनिशियली,
और इस P1 पे आप ज़रा नोटिस करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो है वो डिमांड और सप्लाई जो है वो बराबर नहीं है। तो सप्लाई और डिमांड बराबर नहीं है तो क्या होता है एट P1 एट P1 QS इज़ ग्रेटर देन QD। और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है डिसइक्विलिब्रियम, यानी इनिशियली डिसइक्विलिब्रियम है P1 के ऊपर। और जब ये P1 कीमत पे सप्लाई ज़्यादा है तो QS यहाँ पे क्या है? QS इज़ Q1। ठीक है ना जी। वो कैसे? वो ऐसे कि आप यहाँ से ये चेक करें तो ये इसको Q1 कह देते हैं, यानी सप्लाई इस जगह पे कितनी है? वो है Q1। तो सेलर्स ये समझते हैं कि कीमत ज़्यादा है तो वो प्लान क्या करते हैं? वो सप्लाई ज़्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? प्राइस जो है वो कम हो जाती है। बट प्राइस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और प्राइस कम होकर क्या हो जाती है? प्राइस कम होकर P2 हो जाती है। तो यहाँ पर आप चेक करें, इस जगह पर प्राइस क्या हो गई? P2। ये प्राइस P2 होगी। और ये बात समझ आ गई आपको? यानी प्लान तो ये किया कि ज़्यादा कीमत है और ज़्यादा कीमत पर उन्होंने सप्लाई ज़्यादा दी। सप्लाई ज़्यादा कितनी दी? यानी Q1 दी। लेकिन सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ? कीमत गिर गई, क्योंकि जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है, एक्सेस सप्लाई होती है, तो कीमत गिर जाती है। और वो कीमत गिर कर P1 से क्या हो गई? P2। क्यों हुई? ड्यू टू एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई मींस कि यहाँ पर QS जो है वो QD से ज़्यादा है। किस पर? P1 पर, एट P1। और ऑटोमेटिकली सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा होने की वजह से कीमत गिर गई। और कीमत गिर के कहाँ पे आ गई? कीमत गिर के P2 पर आ गई। ये आपके सामने। अच्छा, इस P2 प्राइस पर सेलर कितनी सप्लाई करने का प्लान करता है, वो इसके सप्लाई कर्व से पता चलेगा। ये आपके सामने कि इस P2 पर हम जो सप्लाई देंगे वो फिर इतनी देंगे। ये आपके सामने, इसको हम क्या कह देते हैं? Q2। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट P2 सेलर जो है, सेलर प्लान्स टू सप्लाई कितनी? सेलर्स प्लान्स टू सप्लाई Q2। ठीक है ना जी। ये इस कीमत पे आप चेक करें, इस कीमत पे सेलर का सप्लाई कर्व पे जाकर देखें तो ये पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट, ये आपके सामने ये वाला पॉइंट। ठीक है ना। तो इस पर वो Q2 सप्लाई देने को तैयार है। लेकिन इस कीमत पर अगर हम डिमांड चेक करें, इस कीमत पे डिमांड चेक करें तो ये है, ये आपके सामने डिमांड कर्व पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है ना। तो डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि डिमांड जो है वो ज़्यादा है। बट ड्यू टू एक्सेस डिमांड, यानी इस P2 पर आपके सामने है कि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। ये आपके सामने, ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये चेक करें, ये वाला हिस्सा, ये मैंने जिसको हाईलाइट किया, ये डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है। जब भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है
तो क्या होगा, डिमांड जब भी सप्लाई से ज़्यादा होती है तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा डिमांड ज़्यादा होने से कीमत बढ़ जाएगी और कीमत बढ़कर कहाँ चली जाएगी, P3 पर चली जाएगी। ठीक है ना जी। तो ये हम चेक करते हैं कि कीमत कहाँ पे आ गई, इस जगह, ये इस जगह पे आ गई, यानी ये यहाँ से हम चले और यहाँ आए, यहाँ से हम चले तो ये यहाँ तक पहुँच गए, इस जगह। ये कीमत क्या है, ये कीमत P3, और इस कीमत पर ज़रा सप्लाई चेक करें तो ये है। तो ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ रहा है कि आप इस पॉइंट से हटे थे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये वाला। तो आप दोबारा मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से इस पॉइंट पर आए ई, तो आप दोबारा इस पॉइंट की तरफ क्या हो रहा है, ये ऐसे आके कन्वर्ज कर रहे हैं। तो ये कन्वर्जेंट केस है, यानी इससे हटे हैं आप तो दोबारा उसी पर वापस आ गए हैं, दैट इज़ कन्वर्जेंट केस। और इसका इस ग्राफ की शक्ल की वजह से इसको कॉबवेब कहा जाता है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं, ये देखें आप क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, ये आपके सामने, ये मैं ज़रा थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ कि आप ये देखें आपके सामने, आप यहाँ से इतना पहले डिफरेंस था, ये यहाँ पे आपके सामने इस कीमत है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, जिसके नतीजे में प्राइस गिरेगी, और प्राइस गिरी, प्राइस गिर के कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई आपके सामने। ठीक है, ये आपके सामने प्राइस गिरी और इस कीमत पर क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, क्योंकि सप्लाई डी है और डिमांड सी है। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी तो कीमत बढ़ेगी, तो ये आपके सामने कीमत बढ़ के यहाँ पे आ गई। और जब इस कीमत पे पहुँचे, यानी ये कौन सी कीमत है, ये है P3, तो फिर यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है तो कीमत क्या होती है, कम हो जाती है। तो आप ज़रा ये पाथ चेक करें, जो मैंने हाईलाइट किया येलो से, तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये एक्चुअली किधर जा रहा है, ये आपके इक्विलिब्रियम की तरफ ही दोबारा लेके आ रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है। तो कन्वर्जेंट जो केस होता है उसमें आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आप यहाँ पर हैं, तो आप ये इसके गिर्द घूमते 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 दोबारा इधर पहुँच जाते हैं। ये कन्वर्जेंट केस कि इससे दूर है और फिर दोबारा इसके करीब आते जा रहे हैं, ये देखें ये वापस आ गया इसके, ये कन्वर्जेंट केस। डाइवर्जेंट केस में क्या होगा, डाइवर्जेंट केस में अगर आप इस पॉइंट पर, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो आप इससे हटते हैं तो आप इससे दूर ही हटते चले जाते हैं, ये डाइवर्जेंट केस होता है कि आप वापस इसके पास आने के, इस पॉइंट पर वापस आप ये यहाँ पे हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो आप इससे देखें दूर ही हटते जा रहे हैं, दूर। जब आप इक्विलिब्रियम से दूर हटते चले जाएंगे तो वो डाइवर्ज कर रहे होंगे आप, और जब आप इक्विलिब्रियम से अगर दूर हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आते चले जाएंगे तो ये कन्वर्ज करेंगे, ये कन्वर्जेंट होगा और ये क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अच्छा, अब ये फर्स्ट केस मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये बनेगा उसी वक्त जब आप सप्लाई कर्व क्या बनाएंगे, सप्लाई कर्व को स्टीपर बनाएंगे और डिमांड कर्व को क्या बनाएंगे, फ्लैटर। यानी ये आपके सामने कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ज़्यादा रखनी पड़ेगी आपको। अच्छा, अब सेकंड केस की तरफ आते हैं। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है जनाब, सेकंड केस है डाइवर्जेंट केस, नंबर 2 डाइवर्जेंट केस। डाइवर्जेंट केस, डाइवर्जेंट केस में क्या होगा, डाइवर्जेंट केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगी
वो ग्रेटर देन होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। ठीक है ना जी। इसका मतलब ये है कि इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, तो सप्लाई कर्व कैसा बनेगा, सप्लाई कर्व फ्लैटर बनेगा, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा, डिमांड कर्व आपको स्टीपर बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। ये डाइवर्जेंट केस है, और मैंने आपको बताया था इसको हम एक्सक्लूसिव केस भी कहते हैं। और ये भी ज़हन में रहे कि ये वाला जो केस है ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इंटायरली थ्योरेटिकल केस है। दिस इज थ्योरेटिकल केस, ये थ्योरेटिकल थ्योरी में है, प्रैक्टिकली ये नज़र नहीं आता। अब इसमें आपको बनाना है इसका ग्राफ। ठीक है जी। ये Q है और ये क्या है, ये P है। अब हमें सप्लाई कर्व को फ्लैटर बनाना है। सप्लाई कर्व फ्लैटर बनाया, उधर देखें, उधर सप्लाई कर्व स्टीपर था, है ना, ये स्टीपर है। ठीक है, और यहाँ सप्लाई कर्व फ्लैट, और यहाँ पर जो डिमांड कर्व आपने बनाना है वो आपने कैसा बनाना है, वो स्टीपर बनाना। तो डिमांड कर्व स्टीपर बना दिया। ठीक है जी, ये डिमांड कर्व है, सॉरी। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे ये डिमांड कर्व बन गया आपके सामने। ये बेसिक इक्विलिब्रियम है, इस जगह पे ये इक्विलिब्रियम है। जैसे यहाँ पर ये वाला जो केस है, ये वाला, इसमें ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना जी, ये वाला, दिस इज इक्विलिब्रियम, दिस वन, और इसको ग्रीन कर लेते हैं, दिस वन, ये इक्विलिब्रियम ग्रीन जो। ठीक है ना जी, तो आप इक्विलिब्रियम की तरफ कन्वर्ज कर गए थे। अब ये देखें इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अब फिर दोबारा से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि इस कीमत पे ये उसी तरीके से P1 कीमत पे ये आपके सामने, ये आपके सामने, तो आपको नज़र आ रहा है कि अब फिर वही मसला है कि सप्लाई ज़्यादा है ए से बी के दरमियान, डिमांड कम। तो क्या होगा नतीजा, जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है, यानी एट P1, एट P1 एट P1 सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं, सिंपली जब भी सप्लाई ज़्यादा होगी तो कीमत कम हो जाएगी, तो कीमत कम करें, समझ रहे हैं, ये आपके सामने क्या होगी, कीमत कम होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से मूव करके यहाँ पे आए, और यहाँ से मूव करके आप यहाँ पे चले गए, इस जगह, इस कीमत पे आपके सामने, इस कीमत पे ये देखें, ये कोई कीमत है P2, इस कीमत पे नज़र आ रहा है आपको कि C और D पॉइंट, ये C और ये क्या है D पॉइंट,
अच्छा, तो यहाँ पर भी आपको एक नज़र आ रहा है कि एट P2 है ना, एट P2 क्या है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी तो कीमत कहाँ पे जाएगी, ऊपर। तो कीमत जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, देख रहे हैं। और ये देखें ये जाके डिमांड कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे जाके। तो आपके सामने है कि आप इस पॉइंट से इक्विलिब्रियम की तरफ जाने के बजाय आप उससे दूरी हटते चले जा रहे हैं। जिस तरह बम नहीं फटता उस तरीके से एक्सप्लोसिव है ये, यानी उससे दूर हटते जा रहे हैं। बम के असरात बड़े दूर तक जाते हैं, यहाँ अगर फटा है तो ये जाके इतने हिस्से को अफेक्ट कर देगा, ठीक है ना जी। तो ये आपके सामने है कि आप इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करने के बजाय इक्विलिब्रियम से दूर हटते चले जा रहे हैं। ये आपके सामने पाथ ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना जी, ये पाथ है, ये आपको समझाने के लिए हाईलाइट किया है, और ये पाथ है आपके सामने, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि आप दूर हटते चले जा रहे हैं, और फिर इसके बाद ये इसी तरीके से ये चलता रहेगा, इसी तरीके से, ठीक है ना जी। ये एरोज़ आपको इसलिए दिखाएं कि ये दूर हटते चल रहे हैं। दिस इज़ एक्सप्लोसिव, और ये कभी भी यहाँ पे ये डिसइक्विलिब्रियम ख़त्म नहीं होता, लेकिन कन्वर्जेंट केस में आप कन्वर्ज कर जाते हैं और इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं आप, तो यहाँ डिसइक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाता है। लेकिन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट केस में डिसइक्विलिब्रियम ख़त्म नहीं होता, बल्कि डिसइक्विलिब्रियम बढ़ता चला जाता है। देखें, पहले पहले डिसइक्विलिब्रियम ए से बी के दरमियान था, ये आपके सामने ये, यानी फिर जो है वो इतना ज़्यादा हो गया ये। तो डिसइक्विलिब्रियम इस केस में ज़्यादा होते चले जाते हैं, यानी इसके अंदर जो सरप्लसेस और शॉर्टेजेस होते हैं ना, उनका साइज़ जो है वो बढ़ता चला जाता है, यानी साइज़ ऑफ डिसइक्विलिब्रियम in the form of surplus and shortages increases, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये देखें यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा थी ना डिमांड से, तो ये सरप्लस था, और यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो ये शॉर्टेज देखें। तो पहले सरप्लस का साइज़ इतना है, लेकिन शॉर्टेज उससे भी बड़ा है, तो साइज़ इनके अब ये अगर और बढ़ता जाएगा तो ये चेंज होते रहेंगे। अब इसके बाद अगर ये इसको एक्सटेंड कर लें सप्लाई कर्व को मज़ीद, तो ये देखें ये वाला जो है ना, ये इससे भी ज़्यादा बड़ा बड़ा आ जाएगा ये वाला, यानी सरप्लस उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, समझ गए ना। तो इसके अंदर जो है कभी भी वो नहीं होता, यानी डिसइक्विलिब्रियम कभी भी ख़त्म नहीं होता। लेकिन कन्वर्जेंट केस के अंदर सरप्लस और शॉर्टेजेस का साइज़ कम होता चला जाता है। इन convergent case, size of surplus and shortage decreases, ठीक है ना जी। ये देखें आपके सामने, ये येलो से पता चल जाएगा कि पहले ये आपके सामने इतना है, इतना है ना, सॉरी, ये देखें ये इतना है, ये क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, सरप्लस इतना है, फिर ये शॉर्टेज देखें इतना है, समझ रहे, फिर देखें तो इतना रह गया, तो ये कम होता चला जाता है। ठीक हो गया जी, ये दो केसेस हो गए। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो है तीसरा केस, थर्ड केस है यूनिफॉर्म केस, ये दो हम कर चुके हैं। अच्छा, ये जो तीसरा केस है इसका डायग्राम
इसका डायग्राम आपकी किताब में नहीं बना हुआ, लेकिन मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। ये वैसे उसने लिखा हुआ है लेकिन उसका ग्राफ नहीं बनाया, मैं ग्राफ बना देता हूँ आप। थर्ड वन है जी, थर्ड वन क्या है? यूनिफॉर्म केस। और यूनिफॉर्म केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, बराबर होती है, ठीक है। इनको नॉन डैम्प्ड ऑसिलेशंस भी कहते हैं। उसमें ये तरीका है, बड़ा ही आसान सा तरीका है। ये Q है, ये P है। इसका तरीका ये है कि आप एक यहाँ पे स्केयर बना लें पहले, बन गया। लेकिन ये पेपर में नहीं लिखना कि पहले स्केयर बनाया था, बनाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपने क्या करना है, सप्लाई कर्व बनाना है, और ये जनाब आपने डिमांड कर्व बनाना, ये आपके सामने, ठीक है। अब इसमें आप नोटिस करें कि फर्स्ट जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे है, ये इक्विलिब्रियम है। अब फर्ज करें कि ये कीमत है पहले, दिस इज द प्राइस। जैसे यहाँ पे आपने P1 कहा था, इसका ये फर्ज कर लें P1, और इस जगह पर आपके सामने अगेन वही मसला है कि सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगी तो कीमत क्या करेगी, यानी इस कीमत पे ये आपके सामने A से B के दरमियान एट P1 सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से तो कीमत कम हो जाएगी, और कीमत कम होकर ये देखें ये कीमत कम हो रही है, क्योंकि वर्ट जो, और इसको वर्टिकली देखेंगे तो प्राइस होगा, तो ये सी पे आ गए, तो कीमत कम होके क्या हो गई, कीमत कम होके P2 हो गई, कीमत कम हुई और कीमत कम होके क्या हो गई, P2 हो गई आपके सामने। अब इस P2 पर चेक करें तो C और D के दरमियान आपको नज़र आएगा कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। डिमांड इतनी है C, और सप्लाई जो है P2 से D तक है, और सप्लाई डिमांड जो है वो P2 से C तक है, और सप्लाई P2 से D तक है। तो जब P2 पे आप आएंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से। जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की तो कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है ना जी। तो अब आपको नज़र आ गया होगा कि इसके अंदर यूनिफॉर्म ऑसिलेशंस हैं, और आप इधर ही घूमते रहेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए, ऐसे ही घूमते रहेंगे इसके। यदि आप हाईलाइटेड एरिया चेक करें तो ये यूनिफॉर्म केस, ठीक है जी। तो ये नॉन डैम्प्ड ऑसिलेशंस, तो एक जैसी आ रही हैं इसके अंदर तब्दीलियाँ, और आप इधर ही घूमते रहेंगे ऐसे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ऐसे ही घूमते रहेंगे। ये वाला ग्राफ तीसरा जो है आपकी बुक में नहीं बना हुआ, तो आप इसको बना लेना, ठीक है ना। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम है, तो या इन अदर वर्ड्स दोनों की स्लोप एक जैसी है, ठीक है ना जी। तो इधर लफ्ज़ यूज़ होगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, बुक पढ़ोगे ना उसमें ग्रेडियंट का लफ्ज़ यूज़ होगा, ठीक है। चलें जी, ये एक ख़त्म हो गया। क्या बोला,
क्या ख़त्म हो गया? ये हमने ये वाला पढ़ लिया, क्या बोला, पहले हॉग साइकिल पढ़ा, फिर हमने कॉबवेब मॉडल पढ़ा, तो 2 चीज़ें पढ़ ली। ये दोनों हो गई हमारी, मतलब हॉग साइकिल भी हो गया और कॉबवेब मॉडल भी हो गया। और इन दोनों का ताल्लुक किस चीज़ से था? इन दोनों का ताल्लुक साइक्लिक वेरिएशन से था। तो इसमें देखा आपने ऑसिलेशंस आ रही थी। ऑसिलेशंस मींस वेरिएशंस, ऑसिलेशन मींस वेरिएशंस, तब्दीलियाँ, अप्स एंड डाउन्स। अब हमने एक्चुअली, मैंने बताया था कि 2 एस्पेक्ट हैं प्राइमरी मार्केट के, एक साइक्लिकल और उसमें 2 चीज़ें आती हैं, हॉग साइकिल और कॉबवेब,